गांव के एक कोने में मिट्टी की छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते थे रमुआ और उसकी पत्नी धन्नो। दोनों की हालत इतनी तंग थी कि छत से टपकता पानी भी अब उन्हें परेशान करने का हौसला नहीं रखता था, क्योंकि जिंदगी उन्हें पहले ही तोड़ चुकी थी। बारिश की लगातार बूंदें झोपड़ी की छत पर टप टप गिर रही थीं। जगह जगह से फूटी हुई छत से पानी भीतर गिर रहा था। मिट्टी का फर्श गीला होकर कीचड़ में बदल चुका था। धन्नो गोद में पोटली रखे बैठी थी। उसमें गेहूं का बचा कुचा आटा था, बस उतना ही कि आज की रोटी बन सके। कितनी बार कहा था छप्पर की मरम्मत करवा लो रमुआ, अब देखो ये कोना पूरा गीला हो गया है। बच्चा होता तो कहाँ सुलाते। धन्नो, पैसे कहाँ है? एक बांस भी जोड़ने जाऊं तो साहूकार उधार नहीं देता। कमाई ही तो ठप है बारिश में। खेत भी जमींदार के हैं, अपना क्या है? धन्नो चुप हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। हम तो जैसे जी ही नहीं रहे, बस किसी तरह सांसें खींच रहे हैं। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। बरसात तेज होती जा रही थी। जमींदार के मुंशी ने आज फिर हड़काया। कहा, अगले पूनम तक कर्ज नहीं चुकाया तो झोपड़ी भी नहीं बचेगी। भगवान, अब छत भी गई तो क्या करेंगे हम। जमींदार के खेतों में जो काम किया था उसका भी मेहनताना रोके बैठा है। कहता है पहले कर्ज दो, फिर मजदूरी मिलेगी। बरसात की रात यूं ही भीगती रही। भूख, चिंता और गीली जमीन के बीच दोनों नींद को तरसते रहे। अगले दिन सुबह मौसम थोड़ा थमा था। रमुआ खेत की ओर निकला, पर काम कहीं नहीं था। गांव के हालात ऐसे थे कि हर गरीब मौसम से हार रहा था। लौटते वक्त उसने देखा गांव के बगल वाली पगडंडी पर एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी। दो मुसाफिर कोशिश कर रहे थे गाड़ी निकालने की। सेठ जी, कोई मदद चाहिए? हाँ भाई, ये गाड़ी कीचड़ में धंस गई है। धूप निकले तब तक का तो वक्त नहीं है। कोई मजबूत आदमी मिलता तो धक्का लगवा लेते। क्या तुम कुछ कर सकते हो? जी सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी बैलगाड़ी को निकाल देता हूँ। रमुआ ने आगे बढ़कर गाड़ी को बाहर निकाला। पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया, पर गाड़ी बाहर आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? रमुआ, इस गांव का ही हूँ। हम सहारनपुर गांव से आ रहे हैं। हमारा काम व्यापार का है। तुम मुझे बहुत ही नेक व्यक्ति लगे। ये लो 2 चांदी के सिक्के। भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो याद करना। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रमुआ, ये मेहनत की कमाई है। लो, रख लो। घर लौटकर रमुआ ने सिक्के धन्नो को दिखाए। धन्नो की आंखें चमक उठी। उसी शाम रमुआ उन सिक्कों से न सिर्फ छप्पर की मरम्मत के लिए बांस और घास खरीद लाया, बल्कि बचे हुए पैसों से जमींदार की किस्त भी चुका दी। अगले दिन जब जमींदार का मुंशी आया और देखा कि रमुआ ने पैसे चुका दिए हैं, तो उसका मुंह उतर गया। अभी तो पहली किस्त है, बाकी भी तो है। बाकी भी चुका दूंगा मुंशी जी, आप चिंता न करें।
कुछ ही हफ्तों में रमुआ ने उसी मुसाफिर के सुझाव पर अपनी मेहनत से गांव के बाहर पुआल से टोकरियां बनाकर बेचना शुरू किया। मुसाफिर ने उसका माल पास के नगर में बिकवाया। धीरे धीरे रमुआ का काम चल पड़ा। फिर से छत टपकने लगी। पिछली बार जो बोरी टांगी थी वो भी गल गई। कब तक ऐसे सहेंगे? क्या करूं गौरी, 3 दिन से काम नहीं मिला। बारिश ने सब ठप कर दिया है। ईंट भट्ठे वाले ने भी मना कर दिया, कहता है बारिश में कोई काम नहीं। चूल्हे में लकड़ी भी भीग गई। ना ठीक से खाना बन रहा, ना बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं। हमारे पास तो अनाज भी सिर्फ 2 दिन का बचा है। और ऊपर से जमींदार की धमकी अलग। आज फिर आया था, कहता है अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं चुकाए तो झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। एक बात कहूँ, शायद अजीब लगे। हाँ कहो, क्या बात है? क्यों न तुम वड़ा पाव बेचो गांव में? क्या वड़ा पाव? ये तो शहरों की चीज है, यहाँ गांव में कौन खाएगा? गांव बदल रहा है। देखो ना, पिछले मेले में भी लोग छोले भटूरे गोलगप्पे चाव से खा रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन सामान लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसी से उधार मांग लो ना। मैंने पहले ही 5 जगह हाथ फैलाया है, अब कौन देगा? शंभू भाई, एक बात कहनी थी। जानता हूँ तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाए तो? अरे रघु, तू मांगे और मैं मना करूं? ऐसा कभी हो सकता है भला? बता, कितने की जरूरत है? कम से कम 100 रुपए चाहिए। वड़ा पाव का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, वड़ा पाव का ठेला? यह तो बहुत अच्छा विचार है। रुक, अभी 100 रुपए देता हूँ। अरे ये तो शहर वाली चीज है, गांव में कौन खाएगा? मगर सुगंध तो बहुत चटपटी आ रही है। वाह रघु, ये तो सच में मजेदार है। एक और देना। अब से हर शाम यही ठेला लगाना। रामगढ़ गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति था। हरिया बहुत दयालु और मददगार था। गरीब होने के बावजूद वह हर जरूरतमंद की मदद करता था। एक सुबह गांव के चौपाल पर बूढ़े गंगाराम बैठे थे। उनके घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। तभी हरिया वहां से गुजर रहा था। गंगाराम को देखकर वह उनके पास गया। क्या बात है गंगाराम काका, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, 2 दिनों से काम नहीं मिला। घर का राशन समाप्त हो गया है। परिवार भूखा है। 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
बस इतनी सी बात काका, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक रात का खाना आपके घर पहुंच जाएगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ काका, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपने किस्मत पर नहीं। अच्छा काका, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। इतना कहकर हरिया अपने घर की तरफ चल दिया। गंगाराम काका को कह तो दिया, लेकिन मेरे पास तो बस 2 वक्त का ही रोटी है। नहीं, मैं तो बिना खाए भी रह सकता हूँ, लेकिन गंगाराम काका और उनका परिवार 2 दिनों से भूखा है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है वही मैं उन्हें दे आता हूँ। यह सोचकर हरिया अपने घर में रखे हुए अनाज लेकर गंगाराम के घर पहुंचा। गंगाराम काका, अरे ओ गंगाराम काका, जरा बाहर आइए। अरे हरिया बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। नहीं काका, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी तो आप ये लीजिए और रात के भोजन की तैयारी कीजिए। हरिया बेटा, समझ नहीं आता, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे काका, एहसान की बात मत कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करता रहूं। इतना कहकर हरिया अपने घर लौट आया। आज वह भूखे पेट सोया, पर मन में सुकून था कि उसकी वजह से किसी घर का चूल्हा जला। फिर एक समय की बात है, गांव में बारिश न होने के कारण सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। गरीब किसानों के पास इतना भी नहीं बचा कि वे जैसे तैसे अगली फसल आने तक गुजारा कर सकें। इस साल की आपदा तो जैसे पूरे गांव को अपनी भयंकर चपेट में ले ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं हम गांव वाले इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। अब तो बस ईश्वर ही सहारा है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। अगर कुछ दिनों में कोई उपाय न निकला तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हरिया भी इस हालत से बहुत परेशान था। वह सोच में डूब गया कि आखिर गांव वालों की मदद कैसे की जाए। आखिरकार वह गांव के मुखिया धमीर के पास पहुंचा। मुखिया जी, अब मुझसे गांव वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए हरिया, मुझे तो कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। मुखिया जी, क्यों न हम गांव के जमींदार साहब से जाकर कुछ मदद मांग लें? मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि वे ज्यादा दिनों तक मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने पड़ोसी गांव से भी बात की है, पर वहां से मदद आएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं मुखिया जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्दी इस मुसीबत से निकल आएंगे। मुखिया धमीर से बात करके हरिया अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने हर कोना खंगाला तो बस एक बोरी अनाज और कुछ मसाले ही मिले। बस इतना ही? इसका क्या करूँ? अगर सब में बांटने गया तो कुछ ही लोगों को दे पाऊंगा। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चलो, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वक्त का ही सही, सबको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन हरिया गांव के चौपाल के पास एक पुराना ठेला लेकर पहुंचा। ठेले पर उसने एक चिट्ठी टांग दी, 1 रुपए में भरपेट भोजन, और जिसके पास रुपए भी ना हो उनके लिए भी भोजन। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए।
जहाँ सब अपने पास बचे हुए थोड़े बहुत अनाज आने वाले दिनों के लिए बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हरिया इतने कठिन समय में इतना सस्ता बल्कि लगभग मुफ्त भोजन बांट रहा था। अरे भाई हरिया, क्या बात है? इस भूखमरी जैसी हालत में तुम लगभग मुफ्त में भोजन बांट रहे हो? अरे किशन भाई, मेरे पास एक वक्त का अनाज बचा था। सोचा क्यों ना वही गांव वालों में बांट दूं। आगे जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। वाह भाई हरिया, मान गए तुम्हारी दयालुता को। सच में ऐसा इंसान बनना हर किसी के बस की नहीं। जहाँ सब अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ तुम दूसरों का पेट भर रहे हो। वाह भाई वाह। धीरे धीरे लोग आने लगे। गरम गरम खिचड़ी की खुशबू चौपाल के चारों ओर फैलने लगी। लोग गाय भरपेट खाया और कुछ ने अपने घर के लिए भी थोड़ा बांध कर ले गए। वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया। कई दिनों बाद भरपेट खाना नसीब हुआ। शाम तक लगभग सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। तभी गांव के मुखिया धमीर वहां पहुंचे। वाह भाई हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे इस समुद्र जैसे बड़े दिल को। जहाँ हर कोई बचाने में लगा है, वहाँ तुम अपना सब कुछ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा रहे हो। मुखिया जी, मेरे पास तो बस इतना ही अनाज बचा था जिससे एक वक्त का भोजन बांट सका। उसी वक्त गांव के सेठ वहां आए। हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे त्याग और विश्वास को। गरीब होते हुए भी तुमने वो कर दिखाया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें गर्व है कि तुम हमारे गांव में रहते हो। अब से तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाना। जब तक गांव की हालत ठीक नहीं हो जाती, सारा खर्चा मैं दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। आप हमारे बुरे वक्त में सच्चे सहयोगी बन रहे हैं। सेठ जी, आज आपके इस निर्णय ने पूरे गांव को भूख से बचा लिया है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे उपकार कैसा मुखिया जी? आखिर यह गांव मेरा भी तो है। उस दिन के बाद से हरिया रोज चौपाल के पास अपना ठेला लगाने लगा। गांव वाले वहां आते, भरपेट खाना खाते और हरिया की दया और सेवा भावना की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसका नाम हरिया था। वह बचपन से ही अकेला था। न माँ बाप, न घर आंगन, न कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में लोग उसे बड़ा होते देखते रहे। न पढ़ाई हुई, न कोई काम सीखा। जिस दिन पेट ज्यादा जलता, वह किसी घर के बाहर बचे कुचे टुकड़े तलाश लेता। बस ऐसे ही बचपना बीता। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार चोरी की। चोरी भी क्या, एक घर के आंगन में सूख रही रोटी उठा ली। उस दिन से उसके मन में यह बैठ गया कि पेट और डर दोनों एक साथ नहीं चलते। धीरे धीरे यह उसका सहारा बन गया। साल बीतते गए। अब उसकी उम्र 22 की हो चुकी थी। चेहरा शांत था, चाल धीमी, आंखें गहरी। लोग उसे देखकर कुछ समझते नहीं थे, पर वह लोगों को देखकर सब समझ लेता था। उसकी चोरी आम चोरों जैसी नहीं थी। पहले वह सामने वाले की रुचि समझता, किसे कौन सा बात पसंद आता है। जब उसे यह बात समझ आ जाती, वह धीरे धीरे उसी बात को पकड़कर सामने वाले के मन में जगह बना लेता। बातें इतनी मीठी कि सुनने वाला सोच भी ना पाए। फिर वह घर में कुछ दिन रह लेता, कामकाज में हाथ भी बटा देता, खाना पीना रोजमर्रा का सब संभाल लेता। और जब भरोसा पूरा बैठ जाता, तब एक दिन चुपचाप बिना आवाज वह लापता हो जाता, साथ में घर की वह चीज लेकर जिसे संभाल कर रखा गया था। यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन चोर हरिया एक नए गांव में पहुंचा। दोपहर का समय था। रास्ता एकदम शांत। चलते चलते
उसकी नज़र रास्ते किनारे बैठे एक कारीगर पर पड़ी। कारीगर के सामने बैलगाड़ी के कुछ पुर्जे पड़े हुए थे और वह उन्हें देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। इस बार ऐसी बैलगाड़ी तैयार करूंगा कि जमींदार देखता ही रह जाएगा, ढेर सारा इनाम देगा और गांव वाले तो देखते ही रह जाएंगे। मेरी कारीगरी का कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो इसकी रुचि नई चीजें बनाने में है। वह धीरे धीरे कारीगर के पास गया। अरे वाह भैया, आपने तो बड़ी ही सुंदर बैलगाड़ी बनाई है। सच कहूँ, ऐसी बैलगाड़ी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। आप तो वाकई कमाल के कारीगर हैं। कहाँ से सीखी इतनी बढ़िया कला? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी क्या बात है। बस कभी कभी मन में कुछ आ जाता है तो बना देता हूँ। कभी अच्छा बन जाए तो गांव में लोग तारीफ कर देते हैं। नहीं भैया, ये कोई साधारण काम नहीं है। आप में जरूर कोई खास हुनर है। ये चीज सबके बस की नहीं। अरे भाई, तुम तो बस यूं ही तारीफ किए जा रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? मैं हरिपुर गांव से आया हूँ। नाम है हरिया। मैं भी थोड़ी बहुत कारीगरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक कुछ खास बन नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई, हुनर धीरे धीरे ही चमकता है। मेहनत करते रहोगे तो तुम भी एक दिन बड़े अच्छे कारीगर बनोगे। अच्छा, घर पर और कौन कौन है? कोई नहीं भैया, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। अरे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो रुक जाता हूँ। आपके साथ रहूँगा तो शायद कुछ कारीगरी मैं भी सीख लूँ। बस यही तो बात हुई। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। उस दिन से हरिया उसी कारीगर के साथ रहने लगा। उस कारीगर का नाम था बिरजू। पूरा गांव उसे कारीगर बिरजू के नाम से जानता था। हुनर उसका अच्छा था। बैलगाड़ी हो या हल की पट्टी, टूटी चारपाई हो या खेत का औजार, बिरजू हाथ में ले ले तो उसे ठीक करके ही छोड़ता। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बेहद लापरवाह था। जब पैसा आता तो थोड़े ही दिनों में उड़ जाता। कभी नई औजार खरीदना तो कभी सट्टे में 2-4 सिक्के लगा देना। बचत नाम का कोई चीज तो था ही नहीं उसके जीवन में। उसकी सोच साफ थी, जितना है उतना खर्च कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तब काम करके फिर कमा लेंगे। और सोच भी यही कि जब पैसे कम पड़ जाते तो वह गांव वालों से थोड़ा उधार ले लेता, फिर 2-4 दिन में काम पकड़कर उधार भी लौटा देता था। हरिया। जी बिरजू भैया। ये लो, और बाजार से थोड़ा सामान ले आओ। ठीक है बिरजू भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। हरिया रोज इसी तरह बिरजू से 1 रुपया लेकर बाजार जाता। सब्जी ताजी ले आता, दाल चावल भी थोड़ा थोड़ा लेता और हाँ, हर बार कुछ न कुछ पैसे बचा भी लेता, जिन्हें वह चुपचाप अपनी पुरानी कमीज के अंदरूनी जेब में दबा लेता। बिरजू कभी नहीं पूछता बचे या नहीं। दिन भर हरिया घर संभालता, चूल्हा जलाना, दाल पकाना, आंगन धोना, पुरानी धोती धोकर रस्सी पर फैलाना, सब चुपचाप अपने मन से करता। शाम को जब बिरजू काम से लौटता, हरिया उसके पास बैठ जाता। बिरजू कोई काम करता तो बोलता, हरिया, काम में मन लगाना सीख। मेहनत में मजा तभी आता है जब इरादा साफ हो। जहाँ दिक्कत लगे वही नया तरीका सोच, यही असली हुनर है। और हरिया ध्यान से सीखता। बिल्कुल गुरु चेले जैसा रिश्ता बन गया था। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला कब 1.5 महीना गुजर गया। पहली बार जीवन में हरिया कहीं इतने लंबे समय तक ठहरा था। शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ उसे कुछ सीखने को मिल रहा था।
पर इंसान का पुराना स्वभाव भी जल्दी कहाँ जाता है। एक शाम हरिया अकेला बैठा था। बिरजू अभी तक लौट नहीं पाया था। आंगन की धूप ढल रही थी। बिरजू भैया कितना सीधा है। अगर मैं चाहूँ तो एक रात में सारा घर खाली। काफी दिन हो गए यहाँ, अब शायद चल देना चाहिए। काम भी सीख लिया और कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। उस रात जब बिरजू घर आया, उसके हाथ में नोटों की कुछ गड्डियाँ थीं और वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। हरिया, देख, जो मैंने बैलगाड़ी का ढांचा बनाया था ना, वह जमींदार साहब को बहुत पसंद आया। खुश होकर उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए। अरे वाह भैया, आप तो सच में कमाल के हो। अब तो पूरे गांव में आपकी ही चर्चा हो रही होगी। अच्छा सुन, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। तू मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना। बिरजू कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे पलंग पर छोड़ देता है और बाहर की ओर चल पड़ता है। सच कहूँ तो बिरजू भैया बहुत लापरवाह हैं। इतने पैसे ऐसे छोड़कर कौन जाता है भला। वैसे मौका तो अच्छा है, लेने का मन नहीं है, लेकिन अब जा ही रहा हूँ तो साथ ले चलता हूँ। वैसे भी बिरजू भैया के पास रहा तो कुछ ही दिनों में उड़ ही जाएगा। यह कहकर हरिया वो पैसे उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार हरिया को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। हालांकि इस बार उसने बड़ा हाथ मारा था। उसका मन बेचैन था। अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि उसने गलत किया है। चलते चलते रात काफी हो गई। हरिया थक भी चुका था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का सोचा और वह वहीं बैठ गया। आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। चोरियां तो मैंने पहले भी बहुत की है, लेकिन ऐसी बेचैनी तो कभी नहीं हुई। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या करूं? अगर वापस गया तो बिरजू भैया शायद मुझे भगा देंगे, लेकिन अगर नहीं गया तो यह बात जीवन भर खलेगी। बहुत देर सोचने के बाद हरिया एक निर्णय पर पहुंचा। नहीं, मैं वापस ही जाऊंगा। बिरजू भैया जो भी सजा देंगे मैं मान लूंगा, पर अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह तुरंत उठता है और वापस गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बिरजू क्या करेगा, माफ करेगा या नहीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम रुके नहीं। सुबह होते होते वह बिरजू के घर पहुंच गया। वह धीरे से अंदर गया। बिरजू गहरी नींद में था, जैसे उसे किसी बात की छोटी सी भी चिंता न हो। हरिया चुपचाप पैसे वहीं उसके पास रख देता है, फिर बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता है। उसके अंदर कुछ ठहर नहीं रहा था। मन में सवाल एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे। धड़कनें तेज थीं, जैसे कुछ होने वाला हो। पैर वहीं थे, लेकिन मन कई जगह भाग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा आगे। बस इंतजार था बिरजू के जागने का और सच का सामना करने का। तभी बिरजू घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में वही नोटों की गड्डी थी। यह देखकर हरिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। डर, शर्म और बेचैनी सब एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़े। तभी बिरजू उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह हाथ हरिया के लिए किसी पत्थर के बोझ से कम नहीं था। हरिया, ये ले 5,000 रुपए। आखिर तेरी भी तो कुछ जरूरतें होंगी। यह सुनते ही हरिया की आंखें भर आई। उसने जीवन में पहली बार इतना सच्चा अपनापन महसूस किया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस जड़ सा खड़ा रह गया। और उधर बिरजू बड़े ही मजे से गांव की राह पर निकल गया। मैंने क्या क्या सोचा था, और बिरजू भैया ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। हे भगवान, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा।
जीवन भर बिरजू भैया के साथ रहकर उनकी सेवा करूंगा, उनसे सीखूंगा और समाज के भले के लिए नए नए खोज करूंगा। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो धर्मा, तुम तो घर के ही हो। भीखू जो है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैंने कुछ बातें देखी है। क्या कह रहे हो तुम? भीखू पर तो मैं जान छिड़कता हूँ। मैं समझता हूँ सेठ जी, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। धर्मा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। झूठ बोलकर किसी की छवि मत बिगाड़ो। धर्मा चुपचाप चला जाता है। दरअसल भीखू जैसा दिखता था वैसा था नहीं। उसकी बोली में मिठास थी, चाल में नम्रता और भीतर का सौदागर बहुत तेज था। सेठ रघुनाथ उसे अपना सबसे वफादार समझते थे, मगर भीखू की वफादारी वहीं तक थी जहाँ तक उसका फायदा था। दूसरों के भरोसे को वो जिम्मेदारी नहीं, मौका समझता था और सेठ का अंधा विश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। देख भीखू, पिछली खेप में 2 बोरी तो आधी खाली निकली। इस बार कोई झोल नहीं चलेगा। अरे भाई, जो माल मैं देता हूँ उसमें हवा तक पैसे कमाने लायक होती है। अब तुम बोरी तौलने लगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, इस बार 10 बोरी ले रहा हूँ, लेकिन भाव वही पुराना दूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये जल्दी ले जाओ। सेठ को खबर लगी तो मेरी खैर नहीं, बाकी का माल कल रात तक पहुंचा दूंगा। अरे मोहन, वो देख, भीखू बाबू फिर उसी से बात कर रहे हैं। लगता है वो सेठ जी का कोई खास ग्राहक है। ना भैया, ये सब चोरी छिपे होता है। पिछले हफ्ते भी 2 बोरी खुद लदवा कर ले गए थे और मालिक को बताया तक नहीं। फिर तो हमें सेठ जी को बताना चाहिए। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे भीखू बाबू की बात सेठ जी आंख बंद करके मानते हैं, शक उल्टा हम पर ही आएगा। सेठ रघुनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने ही उसकी जड़ें खोदनी शुरू कर दी है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा लगता है। दुकान खुलती है, मसाले आते हैं, ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन भीतर से कारोबार खोखला होने लगा था। और जिसको सेठ ने कारोबार की बागडोर सौंपी थी, वही अब धीरे धीरे उसकी नींव हिला रहा था। भीखू, ये तीसरा हफ्ता है जब बिक्री गिरी है। न पुराने ग्राहक आ रहे हैं, न नए। मुनाफा तो छोड़, अब तो दुकान चलाना भी भारी लग रहा है। वक्त ही खराब चल रहा है सेठ जी, सब तरफ मंदी है। अभी तो और भी दुकानदार परेशान हैं, हम ही अकेले नहीं हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे मसालों की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। अब शिकायतें आने लगी है। माल में वो बात नहीं रही शायद। अरे नहीं सेठ जी, माल तो वही है। लोगों की आदतें बदल गई हैं। सस्ते सामान के पीछे भागते हैं आजकल। आप ज्यादा ना सोचिए, सब संभल जाएगा। सेठ की आंखों में चिंता थी और भीखू की आंखों में चाल। फर्क बस इतना था, सेठ हर नुकसान को किस्मत समझता रहा और भीखू हर नुकसान को अपना फायदा बनाता रहा। कुछ दिन बाद धर्मा फिर सेठ के पास आता है। सेठ जी, एक बार फिर कहता हूँ, भीखू से होशियार रहिए, वो आपको लूट रहा है। तो फिर वही बात लाया। अगर फिर इस बारे में कुछ कहा तो काम से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। धर्मा की दूसरी चेतावनी भी अनसुनी रह गई। सेठ रघुनाथ अब भी भीखू पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में कारोबार में ऐसी गिरावट आई जिसने सेठ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये क्या हो रहा है भीखू? आधा माल खराब, आधा गायब, इतना बड़ा नुकसान। सेठ जी, शायद गोदाम में सीलन लग गई थी। बोरियां नीचे रखी थी, नमी से सड़ गई होंगी। बाकी माल
वो शायद पिछले खेप के साथ गिनती में गड़बड़ी हो गई होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अपना सारा जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा। 20 वर्षों में जो जोड़ा वो सब एक साल में फिसलता जा रहा है हाथ से। वक्त है सेठ जी, निकल जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो मेरी तेरे भरोसे टिकी थी वीकू, लेकिन हालात देखकर लगता है भरोसे से ज्यादा हिसाब जरूरी है। कारोबार में नुकसान के बाद सेठ रघुनाथ को अपना सब कुछ बेचना पड़ा और अब वो सड़क पर आ चुके थे। एक दिन सेठ रघुनाथ पुराने मैले कपड़ों में गांव की गलियों में भटक रहे थे। तभी वह देखते हैं कि भीखू उसी तरफ चला आ रहा है। वे हिम्मत जुटाकर भीखू को आवाज लगाते हैं। भीखू, कभी तुझ पर भरोसा किया था, आज वक्त बुरा है, कुछ मदद कर दे। सेठ जी, अब मैं भी खाली हाथ हूँ। जिसका वक्त चला जाता है उसका साथ कोई नहीं देता। तुझे ही तो सब सौंपा था। एक वक्त था जब तुझे परिवार से बढ़कर माना। वक्त वक्त की बात है सेठ जी, अब न आप मालिक हैं और ना मैं नौकर। इतना कहकर भीखू वहां से चला जाता है। सेठ वहीं खड़े रह जाते हैं, न कुछ कह पाते हैं न रो पाते हैं। कुछ देर बाद सेठ अपने आप को संभालते हुए थके हुए कदमों से चलते हुए एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से धर्मा आ रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही सेठ पर पड़ती है वह ठिठक जाता है और भागता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? कभी सब कुछ था धर्मा, अब कुछ नहीं बचा। जिसे अपना समझा उसी ने छीन लिया सब कुछ। मैंने पहले ही चेताया था सेठ जी, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। लेकिन अब क्या फायदा, चलिए मेरे साथ चलिए। तेरे पास क्या है देने को धर्मा? छोटा सा घर है पर छत है, रोटी है और इज्जत है जो आपने कभी दी थी। आज उसे लौटाने का वक्त है। वह उसकी ओर देखते हैं, कुछ पल सोचते हैं और फिर उठकर उसके साथ चल देते हैं। अब सेठ रघुनाथ धर्मा के साथ ही रहने लगते हैं। धर्मा, जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया, पर सबसे बड़ा सबक ये मिला, अंध भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। सेठ जी, जब तक सांस है इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। सच तो ये है, जिसे अपना समझा उसने गिरा दिया और जिसे कभी अहमियत नहीं दी उसने संभाल लिया। सेठ रघुनाथ ने भीखू पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का सौदा कर दिया। अब शाम होने लगी है और कोई जगह नहीं दिख रही। चलो इस गांव में ही आज रात ठहर जाता हूँ। ये मकान बड़ा है, शायद कोई अमीर सेठ का घर है। हो सकता है मदद मिल जाए। कौन है? बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ। कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। अब रात हो रही है और रुकने की जगह नहीं मिल रही। अगर आप एक रात की पनाह दे देते तो बस दरवाजे के पास ही बैठ जाऊंगा। क्या मैं कोई धर्मशाला चला रहा हूँ? नहीं, बस एक कोना चाहिए रात काटने के लिए। अगर मिल जाता तो आपका बड़ा एहसान होता। तुम जैसे हर दिन आते हैं, सबको जगह दो तो मेरा घर सराय बन जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कोई जगह नहीं है।
कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आता है। साधारण कपड़े, हाथ में लाठी, चेहरा भोला भाला। बाबा, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? कोई ठहरने की जगह नहीं मिली बेटे, तो यहीं बैठ गया हूँ। रात यहीं काटने की सोच रहा हूँ। अरे, गांव में किसी ने आपकी सहायता नहीं की? एक सेठ से पूछा था, उसने मना कर दिया और किसी के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप मेरे घर चलिए बाबा, मेरी झोपड़ी पास में ही है। छोटी सी है, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग के लिए उसमें जगह है। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, लेकिन मैं कहीं बोझ न बन जाऊं। बोझ कैसा बाबा? आप मेरे घर आएंगे, यह मेरे लिए सौभाग्य है। आइए। यह सुनकर वे बूढ़े यात्री बिना किसी संकोच के उसके साथ चल देते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? लोग मुझे बस बाबा कहते हैं। और तुम्हारा? मेरा नाम रघु है। खेती करता हूँ, जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता है। कुछ ही देर में रघु उन बूढ़े बाबा को लेकर अपने झोपड़ी पर पहुंच जाता है। आइए बाबा, यह मेरी झोपड़ी है, बस इतना ही है। बहुत अच्छी है बेटा। बाबा, ये खाइए, कुछ खास नहीं है, पर पेट भरने के लिए पर्याप्त है। अवश्य बेटा, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। आप किस दिशा से आए हैं? उत्तर दिशा से। कई गांव पार किए, फिर यहाँ पहुँचा। रात भर आराम कीजिए। बिस्तर नहीं है, मगर चटाई है। यही मेरे लिए बहुत है बेटा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रघु को अलविदा कहकर बाबा जाने लगते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, 2 रोटियां साथ रख लेते, भूख लगी तो खाने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाबा वहां से आगे की यात्रा पर निकलते हैं। किसी को बुलाओ, बच्चे को कुछ हो गया है। सेठ जी के बेटे को काट लिया है। वैद्य को बुलाओ जल्दी। यह क्या हो रहा है? आवाजें बहुत हड़बड़ाहट की हैं। चलो देखता हूँ। कुछ ही दूर चलते हैं कि अचानक गांव की ओर से भीड़ की आवाजें सुनाई देती है। वह तेज कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। सामने एक भीड़ इकट्ठा थी। बीच में एक बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा था। पास में एक औरत रो रही थी, जो कि गांव के सेठ की पत्नी थी। सांप ने पैर पर काट लिया है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। वैद्य जी घर पर नहीं है, वो तो दूसरे गांव गए हैं। क्या करे अब? वे तुरंत बच्चे के पास जाते हैं। कृपया मुझे देखने दीजिए। तुम कौन हो? मैं वर्षों से जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता हूँ। मैं इस बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, जल्दी कुछ करो बाबा। वे अपनी झोली खोलते हैं, उसमें से कुछ सूखी पत्तियां और जड़ी बूटियां निकालते हैं। उन पत्तों को हाथ में रगड़कर एक लेप बनाते हैं। सांप जहरीला नहीं था, लेकिन जहर फैलने लगा है। मैं यह जड़ी बूटी लगा रहा हूँ, इसके असर से जहर उतर जाएगा। वह जड़ी बूटी बच्चे पर लगाते हैं। कुछ देर बाद बच्चा हल्का हल्का हिलने लगता है।
देखो, बच्चा सांस ले रहा है और चेहरा भी थोड़ा ठीक लग रहा है। बाबा ने चमत्कार कर दिया। यह चमत्कार नहीं, जड़ी बूटी का असर है, बस समय रहते लगा दी। बच्चा तो सेठ जी का है ना? हाँ, वही सेठ जिसने इस बाबा को दरवाजे से भगा दिया था कल रात। वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वो चले गए। हाँ, बिना कुछ लिए। सेठ को बताओ उसका बेटा अब ठीक हो गया है। तभी वहां सेठ पहुंचता है। मेरा बेटा कहाँ है वो? अब कैसा है? ठीक है सेठ जी, उस बूढ़े यात्री ने बचा लिया। कौन यात्री? वही बाबा जिसे आपने कल रात दरवाजे से भगा दिया था। वही, मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब तो वो जा चुके हैं। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उस दिन के बाद से सेठ के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वह जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से मदद करने की भावना रखने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। मेले की चहल पहल अब बस यादों में थी। दो दोस्त रामलाल और किशन मेले में अपना सामान बेचकर देर रात को अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उनके हाथ में खाली टोकरी और झोले थे, लेकिन दिलों में एक अजीब सुकून था कि दिन मेहनत भरा जरूर था, पर लाभ अच्छा मिला। रास्ता सुनसान था, हवा हल्की ठंडी चल रही थी और बीच बीच में झिंगूरों की आवाजें सुनाई देती थी। अरे किशन, आज तो मजा आ गया। इतनी कमाई की उम्मीद तो मुझे नहीं थी। सोचा था कि बस जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन शाम तक तो थकान भी भूल गए। सच कह रहा है भाई, कभी कभी लगता है कि मेला ही हमारी किस्मत बदल देता है। इतने सारे लोग, इतना शोरगुल और हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहे, यह भी कम खुशी की बात है क्या? हाँ भाई, मेले का तो अलग ही मजा है। लेकिन एक बात बता, हमने ये रात में सफर करने का फैसला सही किया या गलत? देख, सच कहूँ तो मन में डर तो है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ये जंगल का रास्ता, कहीं से कोई आवाज आ जाए तो दिल कांप उठता है। अरे किशन, डर किस बात का? अभी कुछ ही घंटे में हम गांव पहुंच जाएंगे। बस चलते रहे, बातें करते रहे। ऐसे डर लगे तो और भारी लगेगा सफर। दोनों चलते रहे। आसमान में बादल घिरने लगे थे। हवा की गति अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके हाथ की लाटेन जोर जोर से हिलने लगी। अरे ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? देख, लालटेन बुझ ही जाएगी। पकड़ इसे ठीक से, अभी बारिश भी शुरू हो सकती है। लगता है ऊपर बादल काफी घने हो गए हैं। एक बात कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। सुन, ये कदमों जैसी आवाज आ रही है। तूने सही सुना, पर पीछे कोई नहीं दिख रहा। यही तो कह रहा हूँ, आवाज तो आती है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता। ये जगह मुझे अजीब लग रही है। शायद कोई और यात्री होगा। तू बस चल, ज्यादा ध्यान मत दे। बारिश की हल्की बूंदें अब गिरने लगी थीं। दोनों ने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर रुकना चाहिए। चल, उस बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, वरना पूरी तरह भीग जाएंगे। ठीक है, चलो। वैसे भी ये रास्ता अब और डरावना लगने लगा है। दोनों पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। तेज हवा पेड़ की डालियों को हिला रही थी। डालियों से छनकर अंधेरे में अजीब अजीब छायाएं जमीन पर गिर रही थीं। बीच बीच में बिजली चमकती और क्षण भर के लिए पूरा इलाका उजाले में नहा जाता। रामलाल, तू देख, इस पेड़ के जड़ों के पास कुछ हिलता सा दिख रहा है। कहाँ? अरे, वहाँ तो कोई बैठा है। बैठा है या खड़ा है?
अभी जब बिजली चमकी थी तो ऐसा लगा जैसे कोई लंबी सी आकृति वहां खड़ा हो और हमें देख रहा हो। बकवास मत कर, शायद कोई जानवर होगा। तू डर मत, चल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पर रामलाल, अगर जानवर होता तो हिलता डुलता भी, पर वह तो बिल्कुल स्थिर है। शायद छाया होगी या हमारी आँख का धोखा। तू चुपचाप खड़ा रह, बारिश थोड़ी थम जाए तो निकलते हैं। बरगद के नीचे खड़े दोनों दोस्त अब और भी बेचैन हो चुके थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवा चीख की तरह गूंज रही थी। पेड़ की डालियां अब एक दूसरे से टकराकर खड़खड़ाती और हर आवाज उनके दिल में एक नया डर भर देती। रामलाल, तू सुन रहा है? ये पेड़ के पीछे से कैसी कराहने जैसी आवाज आ रही है। सच कह रहा है तू, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। पर यहाँ कौन होगा इस वक्त? तभी एक तेज बिजली चमकी और क्षण भर के लिए उन्हें पेड़ की जोड़ों के पास कोई आकृति दिखाई दी, जैसे कोई सफेद कपड़े में झुका हुआ खड़ा हो। रामलाल, तूने देखा? कोई है वहाँ? मैंने भी देखा, पर शायद नहीं, ये धोखा नहीं है। कोई है वहाँ, वो हमें देख रहा है। दोनों घबरा गए और बरगद के नीचे से हटकर तेज से आगे बढ़ने लगे। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भर गया था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कोई पीछे पीछे चल रहा है। रामलाल, ये कदमों की आवाज अब तो साफ सुनाई दे रही है। ये कौन है हमारे पीछे? उड़कर मत देख, बस चलते रहे। अगर पीछे कुछ होगा तो वैसे भी अगर कुछ होगा तो बोलना। बारिश की बौछार उनके चेहरों पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। अचानक एक टहनी टूटकर उनके सामने गिरी और दोनों चीख उठे। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। रामलाल, हम क्यों निकले इस रास्ते पर? हमें मेले के पास ही रुक जाना चाहिए था। हाँ, अब पछता कर क्या होगा? हिम्मत रख, सुबह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। भीग चुके थे, कांप रहे थे और डर ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। अचानक किशन ने दूर इशारा किया। रामलाल, देख उधर, वो सामने। अरे, वो तो कोई घर लगता है। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही है। हे भगवान, शुक्र है। चलो वहाँ चलते हैं, वरना ये रात तो हमें खा जाएगी। दोनों दोस्त डरते डरते उस घर के दरवाजे तक पहुँचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा था। बारिश की बूंदें छप्पर से टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। किशन ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है अंदर? धीरे बोल, कोई भगा न दे। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर भीतर से भारी सी आवाज आई। कौन है इतनी रात को? बाबा, हम मुसाफिर हैं। मेला लगाकर लौट रहे थे। बारिश और तूफान ने हमें रोक लिया। बस थोड़ी देर पनाह मिल जाए तो। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने एक दुबला पतला बुजुर्ग खड़ा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा, क्या हमें एक रात की पनाह मिल सकती है? ठीक है, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्त धीरे धीरे अंदर गए। घर भीतर से बेहद पुराना था। दीवारों पर जाले लगे थे। कोनों में रखे पुराने बर्तन अंधेरे में चमक रहे थे। छत से पानी टपकने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। रामलाल, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देख, हर कोना जैसे हमें देख रहा हो। शांत रहे, कम से कम यहाँ हमें छत तो मिली। बुजुर्ग ने एक पुरानी चौकी पर उन्हें बैठने को कहा। फिर एक पुरानी पीतल की थाली में 2 रोटियां और थोड़ा सा साग रखकर सामने रख दिया। ये लो बेटा, खाना खा लो। ये सब कहाँ से आया होगा? ये तो सोनी जगह लग रही थी। कोई और तो है ही नहीं आसपास। चुप रह, बाबा सुन लेंगे। खा ले थोड़ा,
पेट भी भूखा है। दोनों ने धीरे धीरे खाना खाया, लेकिन हर निवाले के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उन पर टिकी हो। बीच बीच में घर की खिड़कियां अपने आप चरमराकर खुल जाती और फिर बंद हो जाती। ये खिड़की अपने आप क्यों खुल रही है? तूने देखा ना? हवा होगी, बाहर तूफान है, तू चुपचाप खा बस। बुजुर्ग ने उन्हें एक कोने में पुरानी दरी बिछा कर दी और कहा, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, रात लंबी है। दोनों दोस्त दरी पर लेट तो गए, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तूफान गूंज रहा था और घर के भीतर सन्नाटे में बस उनकी धड़कनों की आवाजें सुनाई देती थी। हर छाया, हर आहट उन्हें डरा देती थी। पर थके हुए शरीर आखिरकार झपकियां लेने लगे और वह भयावह रात उनके लिए धीरे धीरे गुजरती रही। सुबह की हल्की किरणें जब उस पुराने घर की टूटी खिड़कियों से भीतर आई तो रामलाल और किशन की नींद खुली। उन्होंने देखा घर का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। अरे वो बुजुर्ग कहाँ गए? रात को तो हमारे पास बैठे थे, सुबह तक गायब कैसे हो गए? लगता है वो बाहर गए होंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। समय बीतता गया पर वह बुजुर्ग कभी लौट कर नहीं आए। डर और बेचैनी दोनों के दिल में घर कर चुका था। अब यहाँ और देर करना ठीक नहीं, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का वातावरण अब भी भारी था। रास्ते में हल्की धुंध फैली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखती है। किशन, चल यहाँ चाय पी लेते हैं, रात भर की थकान भी उतर जाएगी। भाई, ये रास्ते पर थोड़ा आगे एक पुराना घर है, उसमें एक बुजुर्ग रहते हैं। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? क्या कहा आपने? उस घर में बुजुर्ग? भाई साहब, वो घर तो कई सालों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। पर कल रात हमें वहीं एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने हमें खाना खिलाया और रुकने के लिए जगह दी। वो वही बुजुर्ग होंगे जिनके ऊपर कई साल पहले तेज तूफान में बिजली गिरी थी और उनकी वहीं मौत हो गई थी। तब से उस घर को शापित मानते हैं, कोई वहां नहीं जाता। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कल रात उन्होंने किसके साथ वक्त बिताया, किसके साथ खाना खाया, यह सवाल उन्हें भीतर तक हिला गया। अब समझ आया क्यों रात भर हमें उस घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर एक बार उस दिशा में देखते हैं। दूर वही वीरान घर धुंध में गायब सा दिखता है। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयावह रात बन गई।